ये 10th क्लास की भूगोल की बुक समकालीन भारत 2 है। इसमें से हम आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, जिसमें हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। इसके बाद आगे है, इसके बाद केंद्रीय सरकार व कई राज्यों की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीवन अभयारण्य स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों का रक्षण प्रदान करना था। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य को स्थापित किया। उसमें जो है सभी वन्य जीवों को उसमें संरक्षित करके रखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बाघ, एक सींग वाला जो है गैंडा, कश्मीरी हिरण, अंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल वाले मगरमच्छ, लवणीय जल वाले मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, कस्तूरी मृग व अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिनकारा, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुओं आदि का शिकार और व्यापार पर संपूर्ण तथा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण परियोजना इस प्रकार से हैं। ये परियोजनाओं के नाम है, जैसे बाघ परियोजना, सींगों को बचाने के लिए गिर सिंह परियोजना, कस्तूरी मृग की सुरक्षा के लिए कस्तूरी मृग परियोजना, मणिपुर के थामिन हिरण की रक्षा करने के लिए मणिपुर थामिन परियोजना, कश्मीर के हंगुल हिरण को संरक्षण प्रदान यानी कि बचाने के लिए हंगुल परियोजना, घड़ियाल और मगरमच्छों को बचाने के लिए मगर प्रजनन योजना और हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजनाएं भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। आजकल संरक्षण परियोजना व जैव विविधताओं पर केंद्रीय होती हैं, ना कि इन विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों पर खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, मृगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी। अब इसमें है वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार और वितरण। जो वन और वन्य जीवन के संसाधन है, उसके प्रकार और उसका वितरण किस किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उसका प्रबंध, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग के अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में होते हैं। प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर हम निम्नलिखित वर्गों में इसको बांटते हैं। पहला है इसका जो है वो आरक्षित वन है। ये वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ियाँ, अन्य वन उत्पादों को प्राप्त करने और उसके बचाव के लिए किया जाता है। इनमें पशुओं को चराने और खेती करने की अनुमति प्रदान नहीं होती है। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए जा चुके हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, अतिरिक्त वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ख है आपका रक्षित वन और संरक्षित वन। इन वनों में पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति सामान्य शर्तों के साथ दी जाती है। वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। इसको अगर जो है किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इसको सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती हैं, अवर्गीय वन कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन का लगभग 75% है।
इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बहुत बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों का में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र अधिकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में होते हैं। जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो जो है इन वनों का प्रबंधन में रहते हैं, इन क्षेत्रों को देखते हैं। समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण क्या है? यह बड़ी खुशी की बात है कि हमने तथा हमारी सरकार ने वनों को विनाश की खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्कालिक आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के अपने आवास स्थल को संरक्षण करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर भी हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोग ने 2200 हेक्टेयर भूमि भैरोदेव डाकव अभ्यारण्य घोषित कर दी। इसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। यहाँ में जो राजस्थान में जो अलवर ज़िले में 5 गांव के लोग हैं, उन्होंने जो है 1200 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित कर दिया है और उन्होंने अपने ही नियम बनाए हैं। वहाँ पर शिकार करना पूर्ण रूप से वर्जित किया है तथा बाहरी लोगों को वहाँ आने से रोकते भी हैं। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में सफल नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों को जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदयन ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। यहाँ पर जो है किसानों ने जो है बीज बचाओ आंदोलन और नवोदयन आंदोलन के माध्यम से कृषि में जो है उन्होंने बीजों को भी खराब होने से बचाया है और फसलों के उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि संभव हो पाई है। भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया। संयुक्त वन प्रबंध वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। इसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं। सफल संरक्षण प्राप्त इमारती लकड़ी के लाभ में भी इनकी भागीदारी होती है। जो संयुक्त वन प्रबंध होते हैं वह जो है
व ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से इसमें कार्य करते हैं। इसके बदले जो है जो समुदाय और गैर इमारती वन होते हैं उसमें इनका संरक्षण प्राप्त करके उनका जो है बचाव करके लाभ अर्जित करते हैं। भागीदारी जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हों और आर्थिक रूप से फलकारी अर्थात लाभदायक हों। इसमें जो है आपको ये सेकंड चैप्टर के जो है वो अच्छी तरह पढ़ना है, इसको समझना है। अब आगे जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे।